हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टडी कैंपस बाय रियाज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अलैंगिक जनन के बारे में विस्तृत व्याख्या देखेंगे कि अलैंगिक जनन में क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा अलैंगिक जनन होता क्या है। वह जनन जिसमें दो जीवों की भागीदारी नहीं होती है। इसमें एक जीव द्वारा ही संतान की उत्पत्ति संभव है। ठीक है, एक जीव के द्वारा ही संतान की उत्पत्ति संभव है। इसमें क्या है, जो संतान होंगी वो पेरेंट्स के समान ही होंगी। संतान जो होंगी उसमें वो पेरेंट्स के समान होती है और जनक क्या होते हैं, एक ही होते हैं। अब इसमें हम देखेंगे इसमें कितने होते हैं, तो ये 6 प्रकार के हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है विखंडन। तो आप लोग इसको लिखते चलिए। सबसे पहला आप हेडिंग डालिए, विखंडन क्या होता है। ठीक है, विखंडन। हम विखंडन को कहते हैं इंग्लिश में फिशन। ठीक है, फिशन क्या होता है, अब देखिए। तो विखंडन होता क्या है, अब इसको आप एक अच्छे से सीरियल से समझते चलिए कि विखंडन में हम किस प्रकार से इसको व्याख्या करते हैं। तो ये देखिए, एक कोई जैसे मान लीजिए ये कोई कोशिका है। कोशिका का एक केंद्रक होगा। तो अगर ये दो अपने जैसे दो संतान को उत्पन्न कर रही है या दो भाग में विखंडित हो रही है, तो हम इसको कहते हैं द्विविखंडन। द्विविखंडन कहते हैं। और अगर ये कई भागों में, जैसे ये देखिए, अगर ये अपने आप को स्वयं को कई भागों में बांटता है, अगर ये अपने स्वयं को दो भागों में बांटता है, इसको द्विविखंडन कहते हैं। अगर ये दो से अधिक भागों में बांटता है या कई भागों में बांटता है, तो हम इसको कहते हैं बहुविखंडन। बहुविखंडन। अब देखिए क्या होता है, पहले आप इसको लिख लीजिए कि यदि एकल कोशिकीय जीव, अब देखिए ये एकल कोशिकीय जीव होता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे यदि एकल कोशिकीय जीव स्वयं को दो बराबर भागों में बांटता है तो उसे द्विविखंडन जीव कहते हैं। ठीक है, आप लोग लिखते चलिए, हम इसको बोल दे रहे हैं। यदि एकल कोशिकीय जीव स्वयं को दो बराबर भागों में बांटता है तो उसे हम दो द्विविखंडन जीव कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा, एक यदि एकल कोशिकीय जीव स्वयं को दो बराबर भाग में बांटता है तो उसे द्विविखंडन जीव कहते हैं। और कौन कौन से ये होते हैं, जैसे यूग्लिना होता है, पैरामीशियम होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्या देखा हमने, ये देखा कि द्विविखंडन क्या होता है। सबसे पहले हमने बताया द्विविखंडन, हमने इसको बोल दिया है, आप लोग लिख लीजिए कि यदि एकल कोशिकीय जीव स्वयं को दो बराबर भागों में बांटता है उसे द्विविखंडन जीव कहते हैं। इसमें इसके उदाहरण हम देखेंगे, जैसे होता है यूग्लिना। दूसरा क्या उदाहरण है, पैरामीशियम। यूग्लिना और पैरामीशियम, यह क्या होते हैं, अपने ये मतलब ये एकल कोशिकीय जीव होते हैं, स्वयं को दो बराबर भागों में बांटते हैं। अगर यदि अब दूसरा है बहुविखंडन। बहुविखंडन में देखिए बहुविखंडन जीव क्या होते हैं, यदि एकल कोशिकीय जीव, अब यही जीव है एकल कोशिका वाला, लेकिन यदि एकल कोशिकीय जीव स्वयं को दो से अधिक भागों में बांटती है, लिख लीजिए इसको, यदि एकल कोशिकीय जीव स्वयं को दो से अधिक भाग में बांटती है तो उसे बहुविखंडन जीव कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण क्या है, नंबर 1 हम लिखेंगे अमीबा, और नंबर 2 होता है प्लाज्मोडियम। मलेरिया को जो जीव होते हैं तो वही प्लाज्मोडियम। नंबर 1 क्या होता है, अमीबा। नंबर 2 होता है प्लाज्मोडियम।
ये क्या होते हैं, बहुविखंडन में होते हैं। तो आपने ये समझा, एक जो विखंडन होता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक द्विविखंडन जीव होते हैं, द्विविखंडन, और एक होता है बहुविखंडन। द्विविखंडन में क्या होता है, जब कोई कोशिका स्वयं को दो भागों में बांटती है उसको द्विविखंडन कहेंगे, और जब कोई एकल कोशिकीय जीव स्वयं को दो से अधिक भागों में बांटती है तो उसे बहुविखंडन जीव कहते हैं। जैसे हमने दोनों का एग्जाम्पल भी लिखा दिया, द्विविखंडन में यूग्लिना है, पैरामीशियम है, बहुविखंडन जीव में क्या लिखाया, अमीबा है और प्लाज्मोडियम है। तो इन सबको आप लोग कॉपी में अपने नोट करते रहिए, लिखते रहिए। अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, नेक्स्ट है मुकुलन क्या होता है। देखिए मुकुलन, मुकुलन को हम इंग्लिश में जब देखते हैं इसको कहते हैं बडिंग। बडिंग क्या होता है, देखिए इसको भी लिख लीजिए। जब किसी मातृ जीव या जनक, मातृ जीव का मतलब जनक, जब किसी मातृ जीव या जनक पर एक कलिका का निर्माण होता है तो ये कलिका उसी जनक पर वृद्धि करती हैं और बाद में वह उससे अलग होकर के एक नया जीव बना लेती हैं। अब क्या लिखा आपने, ये लिखते रहिए इसको। जब किसी मातृ जीव या जब किसी जनक पर एक कलिका का निर्माण होता है तो कलिका उसी जनक पर वृद्धि करती है तथा बाद में वह उससे अलग होकर नया जीव बना देती है। जैसे देखते हैं यीस्ट। आशा है आप लोग अच्छे से लिख रहे होंगे। यीस्ट क्या होता है, एक कवक होता है। यीस्ट क्या होता है, एक कवक होता है, और ये भी एकल जीव होता है। क्या होता है, एकल कोशिकीय जीव होता है। जैसे आपने देखा हम एकल कोशिकीय बता रहे हैं, एकल कोशिकीय जीव होता है, और यह एकमात्र कवक होता है जो एकल कोशिकीय जीव होता है। इसकी विशेषता क्या है कि यह एकमात्र कवक होता है जो एकल कोशिकीय जीव होता है। बाकी जो जितने भी कवक होते हैं वह बहुकोशिकीय, बहुविखंडनीय होते, मतलब बहुकोशिकीय होते हैं। तो ये एकल कोशिकीय जीव होता है, एकमात्र ऐसा कवक है जो एकल कोशिकीय होता है। तो ये जैसे हमने यहाँ देखिए इसका एक चित्र देख लीजिए। जैसे कोई एक यहाँ पर ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट का एक केंद्रक है। तो ईस्ट जो ईस्ट, इसको हम ईस्ट है, तो इसी ईस्ट में अगर कोई ईस्ट, इसके ऊपर एक मुकुल आ जाए, इसी को हम मुकुलन कहें। मतलब ये ईस्ट है, इसके ऊपर छोटा सा एक मुकुल आ जाए, मतलब इसी के ऊपर एक कलिका का निर्माण हो गया, तो इसी को हम कहते हैं मुकुल। मुकुल या इसको हम कलिका कहेंगे। कलिका का निर्माण हुआ। अब यही कलिका इसी पूरे ईस्ट से अलग होकर के एक नया जीव तैयार कर देगा, मतलब नया ईस्ट तैयार कर देगा। ये क्या है, एक नया ईस्ट तैयार कर देगा, ठीक है। जो ईस्ट है, ईस्ट के ऊपर एक नया छोटा सा, मतलब एक नया कलिका इसके ऊपर उत्पन्न हुआ। इसने क्या किया, अपने आप को अलग करके एक नया ईस्ट बना दिया। तो इसी को हम कहते हैं मुकुलन, ठीक है। क्या कहते हैं, मुकुलन। और इसका एक दूसरा उदाहरण क्या है, ये पहला उदाहरण है, ये दूसरा उदाहरण इसका देखेंगे तो हाइड्रा होता है इसका उदाहरण। इसका दूसरा उदाहरण क्या होता है, हाइड्रा होता है। तो मुकुलन में आपने ये देखा, जब किसी मातृ जीव या जनक पर एक कलिका का निर्माण होता है तो ये कलिका उसी जनक पर वृद्धि करती है तथा बाद में वह उससे अलग होकर एक नया जीव बना देती हैं। जैसे हमने आपको बताया ईस्ट को हम कवक कहते हैं। एकल कोशिकीय एकमात्र कवक होता है, एकल कोशिकीय जीव होता है, एकमात्र कवक होता है। और ईस्ट हमने बताया किस प्रकार से इसमें मुकुल का या कलिका का निर्माण हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे विखंडी जनन क्या होता है। ये इसको आपने देखा ईस्ट और विखंडी जनन। अब देखिए, विखंडी जनन ये क्या होते हैं, ये बहुकोशिकीय जीवों में होता है। विखंडी जनन जो होता है बहुकोशिकीय में होता है। सबसे पहले हम इसका अगर देखेंगे तो ये बहुकोशिकीय जीव में होता है। सबसे पहले इसकी विशेषता क्या है कि ये बहुकोशिकीय जीव में होता है।
अब हम दूसरा देखेंगे कि जब कोई जीव परिपक्व होगा तो वह स्वयं को खंडों में बांट देगा तथा वे खंड नए जीव का निर्माण करेंगे। ठीक है, जब कोई जीव परिपक्व, इसको आप लिखते रहिए। सबसे पहले आपने क्या लिखा, ये बहुकोशिकीय जीव होता है। हम नंबर 2 देखेंगे, जब कोई जीव परिपक्व होगा तो वह स्वयं को खंडों में बांट देगा तथा वे खंड नए जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे आप इसका एग्जाम्पल से आप समझिए। जैसे कोई एक, यहाँ पर हमने एक कोई तना देखा या कोई चीज़ देखा, तो इसमें क्या है, अब देखिए, जैसे आप गन्ना ले लीजिए, तो इसमें क्या है कि एक छोटे छोटे इसमें अलग अलग टुकड़ों में या कोई भी है इस तरीके के, आप देखते हैं कोई डाल को तोड़ करके उसको लगा दीजिए, आप लग जाता है। जैसे स्पाइरो गायरा है, हरित शैवाल है। तो इसमें क्या है कि इसको अगर हम काट करके इसका एक टुकड़ा हम अलग कर दें तो ये क्या करता है, ये टुकड़ा अपने आप को पूर्ण पौधे के रूप में विकसित कर देता है। अगर इसी खंड, मतलब अलग अलग खंड में अलग अलग इसमें क्या होते हैं, ये देखिए, तो ये सब अलग अलग इसमें जीव होते हैं। मतलब इसको जब हम इस टुकड़े को अलग करके हम लगा देंगे, काट करके लगा देंगे, तो ये जो टुकड़ा होता है ये अपने आप को एक पूर्ण जीव बना देता है। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो एक होता है स्पाइरो गायरा, स्पाइरो गायरा, देखिए, स्पाइरो गायरा। नंबर 2 हम देखेंगे इसी का, नंबर 1 हो गया, और ये नंबर 2 देखेंगे कि जैसे यूलो थ्रिक्स, ये दोनों क्या है, हरित शैवाल हैं। स्पाइरो गायरा, जैसे ये क्या है, स्पाइरो गायरा का हमने बनाया है स्पाइरो गायरा। स्पाइरो गायरा क्या है, एक हरित शैवाल है। क्या है ये, हरित शैवाल है। तो ये हरित शैवाल है और ये भी हरित शैवाल हैं, दोनों क्या हैं, हरित शैवाल हैं। ठीक है, ये क्या है, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ये दोनों हरित शैवाल हैं। तो हमने विखंडी जनन को देखा, फ्रेगमेंटेशन को देखा, कि जब ये बहुकोशिकीय जीवों में होता है, जब कोई जीव परिपक्व होगा तो वह स्वयं को खंडों में बांट देगा तथा वे खंड नए जीवों का निर्माण करेंगे, जैसे स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। ये दोनों हरित शैवाल हैं। अब इन दोनों की विशेषता होती है कि इसको अगर खंडों में बांटते हैं तो ये नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम अगला देखते हैं। अगला आता है पुनरुद्भिदन, पुनरुद्भवन। ठीक है, अगला हम देखेंगे पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन, अब देखिए थोड़ा सा टफ हिंदी है ये, पुनरुद्भवन, इसीलिए हम पहले इसकी इंग्लिश देखेंगे कि इसकी इंग्लिश क्या होती है। इसको आप जानते होंगे कि ये रीजेनरेशन है। रीजेनरेशन मतलब पुनरुद्भवन क्या है, रीजेनरेशन होता है इसका, इसकी इंग्लिश क्या होती है, रीजेनरेशन। इसमें क्या होता है, इसको आप लिखते रहिए आप लोग। चलिए आप आगे लिखना शुरू कीजिए कि जब किसी जीव का कटा हुआ भाग पुनः विकसित हो जाता है उसे पुनरुद्भवन कहते हैं। क्या है, जब किसी जीव का कटा हुआ भाग पुनः विकसित होता है उसे पुनरुद्भवन कहते हैं। एक लाइन से इसको लिखते रहिए, जब किसी जीव का कटा हुआ भाग पुनः विकसित होता है उसे पुनरुद्भवन कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पुनरुद्भवन क्षमता किसमें होती है, देखिए सबसे पहले इसको आप लिख ही दिए हैं पहले। अब इसके आगे लिखिए सर्वाधिक पुनरुद्भवन
कि क्षमता किस में होती है। हमें ये देखना है कि क्षमता किस में होती है। तो ये होती है, एक होता है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, ठीक है, प्लेनेरिया में होता है। और ये पुनरुद्भवन क्या होता है, इसका मतलब जैसे हम अपने खाल को, हमारा खाल कट जाता है, फिर से क्या होता है वो जुड़ जाता है, नई खाल आ जाती है उस स्थान पर। जिस तरीके अब जीव के अगर यकृत को देखेंगे, तो अगर जीव में, अगर हम मनुष्य में देखेंगे तो यकृत में हमारे पुनरुद्भवन की बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा क्षमता पाई जाती है। यकृत अपने आप को बहुत शीघ्र ही अपने आप को सही कर लेता है, ठीक है। तो पुनरुद्भवन यही हम कहेंगे कि वो अपने आप को बहुत जल्दी पुनरुद्भवन कर लेता है, या यकृत अपने आप को ठीक कर लेता है, उसी को हम पुनरुद्भवन कहेंगे। जब किसी जीव का कटा हुआ भाग दोबारा विकसित हो जाता है, कट गया है, जैसे छिपकली है, छिपकली की पूंछ है, कट जाती है, दोबारा विकसित हो जाती है, उसी को हम कहेंगे पुनरुद्भवन, ठीक है। ये आपने समझ गए होंगे आप लोग, प्लेनेरिया इसका एग्जाम्पल है। अगला देखिए, अगला है बीजाणु। बीजाणु जनन। ये बीजाणु जनन क्या होता है? बीजाणु जनन के देखिए इंग्लिश क्या है इसका, स्पोर फॉर्मेशन। क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु जनन। अब बीजाणु जनन के बारे में हम देखेंगे क्या होता है। देखिए इसको आप लिखते रहिए, जैसा हम बोलते रहे इसको लिखते रहिए। जब किसी जीव के अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिका का जन्म होता है उसे बीजाणु कहते हैं। जब किसी जीव के अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिका का जन्म होता है उसे बीजाणु कहते हैं। और अब देखिए इसमें क्या होता है, ये प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन कर लेती हैं। क्या लिखा आपने, जब किसी जीव के अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिका का जन्म होता है उसे बीजाणु कहते हैं। ये प्रतिकूल परिस्थिति को सहन करती है। अब ये दो प्रकार की होती हैं, जो बीजाणु जनन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक हम देखेंगे, नंबर एक होता है चल बीजाणु। चल बीजाणु, जो बीजाणु हैं ये दो प्रकार की होती हैं। चल बीजाणु, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं जूस्टोर। जूस्टोर जो होता है ये होता है, जैसे ये क्या है, ये गति करते हैं, इनके पास कशाभिका होती हैं जो गति करने में सहायक होती हैं। देखो चल बीजाणु जो होते हैं, चल का मतलब है जो चल सकते हैं, गति कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे, पहले इसमें आप इसकी विशेषता लिखिए क्या है, ये गति करते हैं, गति करते हैं। इनके पास कशाभिका होती है, इसके पास कशाभिका होती है। कशाभिका होती है, इसी के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि मनुष्य है, मनुष्य के पास दो पैर होते हैं, ये हमारे गति करने में सहायक होते हैं। तो इनके पास जो कशाभिका होती है इसे गति करने में सहायक होती है, ये गति करने में सहायक होती है। जो कशाभिका है ये गति करने में सहायक होती है। अब कशाभिका कैसे होती है ये देखिए, जैसे कोई एक ये ले लीजिए, इसके अंदर एक जीव है छोटे छोटे, तो ये जो है इसके जो पीछे पूंछ जैसी निकली हुई जो आकृति है इसी को हम कहते हैं कशाभिका। कशाभिका, इसको आप नोट बना भी लीजिए इस तरीके से, कशाभिका इसी को हम कहेंगे। तो ये कशाभिका, जैसे इसको हम इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे इसको लिख लीजिए, इसको हम यहाँ नोट कर दे रहे हैं, इसको हम कहेंगे क्लेमाइडोमोनास। क्या कहेंगे? क्लेमाइडोमोनास कहेंगे इसको, क्लेमाइडोमोनास, एक ही में है ये क्लेमाइडोमोनास। हमने यहाँ पर एक बनाया
बीजाणु जिसको हम कहेंगे क्लेमाइडोमोनास। ये क्या होते हैं? हरित शैवाल होते हैं। इसके ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, क्लेमाइडोमोनास क्या होता है? एक हरित शैवाल होता है। तो ये चल बीजाणु होते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है? ये गति करते हैं, इनके पास कशाभिका होते हैं जो गति करने में सहायक होती हैं। और कशाभिका हमने चित्र के माध्यम से बता दिया आपको। और ये हमने क्लाइमाइडोमोनास भी इसको बनाया, इसके अंदर हमने कशाभिकाएँ बनाई। ठीक है, तो ये हरित शैवाल होते हैं, इसको आप अच्छे से नोट कीजिए। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं, अचल बीजाणु क्या होता है। देखिए, अचल बीजाणु क्या होता है। अचल बीजाणु जैसे कोई एक मान लीजिए, देखिए हम एक पहले तस्वीर बना दे रहे हैं इसकी। जिसे इसको हम, ये भाग है, इसको हम लिख दें पहले कोनिडिया। ये भाग कोनिडिया है। इसको हम किसका चित्र बना रहे हैं? इसको हम कहेंगे पीनीसीलियम। पीनीसीलियम का हमने यह चित्र बनाया। ये क्या होता है? कवक होता है। क्या होता है? एक कवक होता है। हमने पीनीसीलियम का एक चित्र बनाया जिसको हम कवक कहते हैं। पीनीसीलियम नोटेरम होता है। इसको क्या कहते हैं? पीनीसीलियम नोटेरम। इसको आप लिख लीजिए, पीनीसीलियम नोटेरम, जो कि एक कवक होता है। यह संसार का पहला प्रतिजैविक होता है। प्रतिजैविक है यह, लिख लीजिए, संसार का पहला प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक क्या होता है? जिसको हम कहेंगे एंटीबॉडी। क्या है ये? एक एंटीबॉडी है, पहला एंटीबॉडी संसार का। क्या है? पेनिसिलियम। ठीक है, इसके खोजकर्ता अगर हम देखेंगे, इसके खोजकर्ता कौन है? पेनिसिलियम के खोजकर्ता अगर इसके देखते हैं तो उनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसके जो पेनिसिलियम, इसके खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने ही पेनिसिलिन का खोज किया था। किसका खोज किया था? पेनिसिलिन का इन्होंने ही खोज किया था। इससे कोनेडिया प्राप्त होता है, जो अचल बीजाणु है। जो ये पेनिसिलियम है या पेनिसिलियम, इसी से क्या प्राप्त होता है? कोनेडिया प्राप्त होता है। जो पेनिसिलियम है, ये कवक है, इसी पेनिसिलियम से क्या प्राप्त होता है? कोनिडिया प्राप्त होता है। इससे क्या प्राप्त होता है? कोनिडिया। जैसा कि हमने चित्र में समझाया था, कोनिडिया क्या होता है, ऊपर सबसे कोनिडिया प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्या है? ये एक अचल बीजाणु है। अचल बीजाणु है। ठीक है, तो आपका ये भी हो गया। बीजाणु जनन दो प्रकार के होते हैं, एक चल बीजाणु, अचल बीजाणु। चल में बताया गति करते हैं, इनके पास कशाभिकाएँ होती हैं। अचल में क्या होता है? अचल में हमने बताया कि जैसे कवक, हमने एक पेनिसिलियम बना के दिखाया, पेनिसिलियम के ऊपर एक कोनिडिया है, तो हम यही कहेंगे कि इसमें जो कोनिडिया है, ये मतलब पेनिसिलियम से हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि एक अचल बीजाणु है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कायिक प्रवर्धन क्या होता है। कायिक प्रवर्धन लास्ट है। कायिक प्रवर्धन, देखिए, कायिक
प्रवर्धन। प्रवर्धन, ठीक है। कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन क्या है? देखिए, ये पादपों में होता है। किस में होता है कायिक प्रवर्धन? ये पादपों में होता है। पादपों में कहाँ किस में होता है? पादप में दो प्रकार, देखिए पादप जो होते हैं, कोई एक पादप हम ले लें, पादप में दो प्रकार से जनन होता है। एक कायिक होता है और एक होता है जननीय। जननी होता है। जननी में हम देखेंगे कि पुष्प होता है, जो पुष्प जो होते हैं ये जनन का कार्य करते हैं। पुष्प के ऊपर जो होते हैं, जिसको हम पराग कहते हैं, उसी से इसका जनन होता है, ठीक है। जननीय कहते हैं। पुष्प होता है। एक कायिक होता है। कायिक में जैसे ये वृद्धि करते हैं, कायिक जो है वृद्धि करते हैं, और इसमें तना है, जैसे तना। मूल होता है, मूल का मतलब जड़ होता है। पर्ण होता है, पर्ण को हम पत्ती कहते हैं। शाखाएं होती हैं, ठीक है। बहुत से अलग अलग जो पौधे होते हैं, कुछ तने से अपना एक नया तना नया पेड़ बना देते हैं या वृक्ष बना देते हैं, मूल से बना देते हैं, कुछ पर्ण से बना देते हैं, कुछ शाखाओं से बना देते हैं। परंतु कुछ पादपों में देखिए, ये पादप होते हैं, लेकिन कुछ पादपों में तना, मूल, पत्ती, शाखा, इन सभी पर कलिकाएं पाई जाती हैं, जिसे अपस्थानिक कलिका या कक्षस्थ कलिका कहते हैं। ये जनन करके नए जीव विकसित कर लेते हैं। अब आप लोग यहाँ से लिखिए, चलिए लिखिए कि ये पादपों में होता है, परंतु कुछ पादपों के तना, मूल, पत्ती, शाखाएं, इन सभी पर कलिका पाई जाती है, जिसे अपस्थानिक कलिका क्या कहते हैं? अपस्थानिक कलिका या कक्षस्थ कलिका कहेंगे, कक्षस्थ कलिका कहते हैं। और ये जनन करके नए जीव में विकसित होते हैं, ठीक है। क्या लिखा आपने कि परंतु कुछ पादपों में तना, मूल, पत्ती, शाखाएं, इन सभी पर कलिकाएं पाई जाती हैं, जिसे अपस्थानिक कलिका या कक्षस्थ कलिका कहते हैं। ये जनन करके नए जीव में विकसित होते हैं। इसका हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे हम कंद ले लें। कंद में जैसे एक है आलू। आलू क्या है? आलू एक तना है, ठीक है। आलू क्या है? एक तना है। इसी आलू में जैसे देखते हैं कहीं कहीं ऐसे होता है, तो इसी को हम कहेंगे कलिका। क्या कहेंगे? कलिका कहेंगे। अपस्थानिक ये होता है, क्या होता है? अपस्थानिक। और ये एक तना है, ठीक है। ये आलू क्या है? तना है। शकरकंद एक जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया। शकरकंद क्या होता है? शकरकंद जैसे आपने देखा है, शकरकंद ये इस तरीके से होती हैं। तो शकरकंद में भी कलिकाएं होती हैं, लेकिन ये शकरकंद क्या है? ये तना है। और ये शकरकंद क्या है? ये मूल है। देखिए थोड़ा सा अंतर है। मूल का मतलब क्या है? ये जड़ है। ये भी इसी तरीके इसमें कलिकाएं होती हैं। यह इन कलिकाओं के माध्यम से नए पौधों का निर्माण करता है, ठीक है। इसी को हम कायिक जनन कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहेंगे, ठीक है। तो आपने ये समझा कायिक प्रवर्धन में जैसे हम गुलाब है, गुलाब की डाल लगा देते हैं, उसी डाल में से फिर क्या होता है? फिर एक नया पेड़ आ जाता है। हम और पत्तियों से बहुत से ऐसे जो पत्ती पर ही नए नए फल मतलब पौधे आ जाते हैं। आपने देखे होंगे, शाखाएं हैं, मूल है। मूल हमने गंजी दिखाया या शकरकंद देखा। शकरकंद को हमने लगाया, इसको क्या कहते हैं? शकरकंद कहेंगे। शकरकंद को हम लगा देते हैं। ये जड़ है, जड़ से क्या होता है कि नए शकरकंद या नए पौधे आ जाते हैं, ठीक है। और यही सारी चीज़, इन सभी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको इतने का नोट्स बनाइए। अब हम अगले वीडियो में ये
ये पूरा आपका पहला लेसन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, पहला लेसन आप कौन सा पढ़ रहे थे? पहला लेसन आप पढ़ रहे हैं जीवों में जनन। ठीक है, जीवों में जनन, इसको अब अगले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो इतना आप लोग कंप्लीट करते रहिए, लिखते रहिए, पूरा नोट्स बनाइए, हम आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। चलिए, थैंक यू।